हेलो स्टूडेंट, थीम देख के आप लोग जान होंगे कि आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जो है हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी, ठीक है। तो एनसीईआरटी कौन सी है? 11th क्लास की है, जिसको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। आप लोग जो एनसीईआरटी 11th क्लास की उसके इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई ऑप्शन है प्री के लिए तो वो आपका क्या है? 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो कोशिश करिए 9, 10th, 11th, 12th 4 साल के तो एनसीईआरटी आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन उसमें भी जो मेन फोकस होना चाहिए आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज opaque to the incoming solar radiation but transparent to the outgoing terrestrial radiation। देखिए सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले आपको समझना है कि आपसे पूछा क्या गया। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, यानी अपने दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करिए, अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये बोला गया है। उसमें भी पहला जो स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले सौर विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये कह क्या रहे हैं, बात समझिएगा कि इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए ये CO2 है, तो ये जो सन का रेडिएशन आ रहा है, इन्होंने इसके लिए बोला है ये क्या है, ये ओपाक्यू है। इसके लिए ये नॉन ट्रांसपेरेंट है या अपारदर्शी है, ठीक है। लेकिन बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरणों के लिए पारदर्शी है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट से। मान लीजिए कि ये आ रही थी, वे अब जा रही है। दो तरह की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। दूसरा है, आपसे पूछा गया है ओजोन इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फीयर। तो ओजोन मिलती कहां पर है, ठीक है। क्या 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन मिलती है? क्या लगता है, मिलती है कि नहीं मिलती है? चलिए अभी आगे देखेंगे। वैसे 10 से 50 के बीच में ओजोन का मिलना, वो भी टोपोस्फेयर में, तो इसके लिए आपको स्फीयर्स क्लियर होने चाहिए कि टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर्स है क्या, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, टोपोपोज क्या है, स्ट्रेटोपोज क्या है, ये क्या है। जब आपको ये सारी बातें पता होंगी ना, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है जलवाष्प भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। वाटर वेपर्स इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। तो क्या ये सही है कि जलवाष्प भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा कौन सी रेखा होती है, अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है हमारी, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जलवाष्प यानी जो वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर यहाँ से बनेंगे, ठीक है, ये जो वाटर वेपर बनेंगे ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। मतलब ये जब पोलर की तरफ हम लोग जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। अब ये सही है या गलत है? अब आपसे ये पूछा है कि गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि जल वाटर वेपर कहाँ बनता है आपका? ऑब्वियसली जहां पर हीट ज्यादा होती है वहां पर वाटर वेपर बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसका पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। ये तो आपका CO2 का है कि अगर कार्बन है तो जो आ रही है जो जा रही है, ये वो डायग्राम है। तो ये बजट में भी हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर ट्रांसमिशन क्या होता है, बैक रेडिएशन क्या होता है। तो ये हमारी अर्थ होती है, ये सन का रेडिएशन है। तो सन के ऊपर ना बहुत सारे टोपोलॉजी होती है, ये हम लोग ज्योग्राफी के टोपोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे जो स्थलाकृतियां होती है ना, ये वो क्या करती हैं, वो सन के रेडिएशंस को रोकती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक माउंटेन होगा, यहाँ कोई रिवर होगी, फिर कोई माउंटेन होगा, कोई प्लेन होगा, घास का संबंध होगा, जंगल होंगे। तो अब जब ये सन पड़ेगा तो हो सकता है इसकी रेज इधर से वापस होके इधर वापस हो जाए और इस साइड पे ना आए। इसको शैडो जोन बोलते हैं। ज्योग्राफी में डिटेल्स में सारी चीजें हम लोग करते हैं, अभी हम लोग बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शैडो जोन होता है आपका,
और ये क्या होता है, ये देखिए डायरेक्ट सन पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर माउंटेन का हम लोग ये वाला पार्ट ले जहाँ पे सन पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, हीट होगी, और यहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सनरेज नहीं आ रहे, तो जहां पर सनरेज होंगे वहीं पे आपके क्या होंगे, तो ये क्या है, ये अलग अलग टोपोलॉजी से इंसुलेशन जो होता है सन का वो अलग अलग होता है। क्लियर है ये बात? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये वाटर बॉडी पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर वेपर ज्यादा होगा, है ना। और क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, पोलर पर। तो यहाँ आते हैं तो देखिए आंसर क्या होगा आपका, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। क्यों, अब हम लोग वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेट्रोलॉजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस दैट इज अ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है, क्योंकि यहाँ आने वाले जो सौर विकिरण है, ठीक है, जो जो सौर रेडिएशन से सोलर रेडिएशन है के लिए पारदर्शी है। अगर ये पारदर्शी ना हो तो ये अर्थ पे आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी अर्थ और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के बीच में ये गैस है। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात है कि ये क्या है, ये सन है आपका, ये अर्थ है, यहाँ पे आपकी CO2 है, ये यहाँ पर आएगी। स्टेटमेंट क्या दिया है, ओपा क्यू है, तो ओपा क्यू कैसे हो सकती है, अगर ओपा क्यू यहाँ पर, ओपा क्यू माउंटेन को हम जस्ट लाइक मान सकते हैं, सिर्फ सपोज दैट है कि मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये वापस कर देगा, लेकिन CO2 को तो ये पार करके यहाँ तक आ जाएगा, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यह स्थलीय विकिरण के एक भाग को अवशोषित कर लेती है, तो ये क्या करती है, लेकिन बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब इस बात को भी समझिएगा, एक एक लाइन को समझते चलिए। एक मिनट, ये सन है आपका, ये अर्थ है, ठीक है, ये रेडिएशंस आए, यहाँ पर आपकी CO2 थी, ठीक, बट जब ये यहाँ से गए तो इसने रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि ये उनके लिए पारदर्शी नहीं है। आते समय ये ट्रांसपेरेंट थी, जाते समय ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो गैस है, ये देखिए इसने क्या करा, फिर से सोच रहे हैं अच्छा सा वो लेकर खोल दें हम, समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी CO2 है, ऐसे इन्वायरमेंट में होती है CO2, ठीक है। तो अब ये रेडिएशन इसको पार करके क्या होता है कि इसको पार करके ये क्या आ जाते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं, लेकिन ये इसको पार करके वापस नहीं जा पाते, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, और ये वाला जो रेडिएशन है ये ट्रांसपेरेंट है। तो लिखा क्या है, लिखा तो यही है ना वहां पर। तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर ये भी पारदर्शी होता तो क्या हो जाता, अगर ये भी आपका पारदर्शी होता, ये भी अगर आपका ट्रांसपेरेंट होता, तो CO2 का प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ना होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि CO2 के ना जाने की वजह से ही हीटिंग बढ़ रही है, और हीटिंग बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का सेंस क्या होता है, सिंपल सा, ये जो सन का रेडिएशन था, ये जो सन का रेडिएशन था, ये जो अर्थ पे आ रहा था, तो ये अर्थ पे आते आते इसने ये CO2 को पार करा। सॉरी गलत लिख दिया है, एक मिनट, ये CO2 को पार करके ये आ गया, ठीक है। अर्थ के ऊपर जाने के टाइम में ये वापस नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी टोपोलॉजी है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, हमारी जो बैलेंस है, हमारा किसका, एयर्स का जो बैलेंस है, उसको ये क्या कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है, क्योंकि बैलेंस तब बनता है कि अगर 1% इंसोलेशन अर्थ पर आया था तो 1% इंसोलेशन वापस होना चाहिए था, लेकिन ये रेट कम हो चुका है, मतलब आने का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन जाने का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या ये कहिए कि आने का रेट तो कांस्टेंट है, लेकिन जाने का अनस्टेबल हो चुका है। तो ये किस लिए कारण, ये किसके कारण हो रहा है, CO2 बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, आपके कोल हो सकते हैं, फ्यूल हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं, आपकी
ये रिस्पॉन्सिबल हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि सपोज दैट कि आपने क्या करा, इस पेड़ में आग लगा दी, ठीक, तो ये ऑक्सीजन का मैटर खत्म हो गया, क्योंकि ग्रीन ग्रीन जो होते हैं ये पेड़, ये कार्बन सिंक कहे जाते हैं, ये कार्बन का एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन आपने कार्बन को काट दिया तो क्या हो गया, अब कार्बन तो यहीं पर रह गई, उसको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो वापस भी नहीं गई। फिर आपने क्या करा, कोल जला दिया, फ्यूल जला रहे हैं, ठीक है, एसी से सीएफसी गैसें निकल रही है, सीएफसी गैस निकल रही है, सॉरी। उसके बाद क्या हो गया, आपने फॉसल फ्यूल को जलाया, तो ये जब, तो ये सब धुआं कहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और इसी को हम लोग CO2 कह रहे हैं। और जब इसको हम लोग CO2 कह रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये आ तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं जा पा रहा है। तो जब ये वापस जा ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अर्थ के ऊपर हीटिंग करेगा, और हीट करेगा तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वो ओशन में वाटर लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो मैं ये हमारा अगर सी लेवल है, तो इसको बोलते हैं सी लेवल ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। तो ये वाटर है, ये लैंड है हमारी, इसको लेथोस्फीयर बोलते हैं, इसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। तो ये क्या है, जब ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ आएगा, नदियों या महासागरों में आएगा, तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जब ये यहाँ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का मरीन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ का वाटर जब हाई टाइड के रूप में क्या करेगा, जब जंप करेगा लैंड के ऊपर, लेथोस्फीयर के ऊपर, तो वहां पर बाढ़ वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो जब ये सारी इतनी सारी चीजें होंगी, तो इसको हमने क्या एक सिंपल सा नाम क्या दे दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी विश्व में वैश्विक तापन का बढ़ना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका गाइस, कि किस तरह से मतलब कि है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक मौसमी विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है, जो पारदर्शी होती है। और यहाँ पे जो पीछे लिखा हुआ था, अब आप लोग इसको जज कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले सौर रेडिएशन के लिए अपारदर्शी है, बिल्कुल नहीं है। वो जब नीचे की तरफ आते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और लेकिन बाहर जाने के लिए, स्थलीय विकिरणों के लिए पारदर्शी है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए ये अपारदर्शी है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के कारण बताए जा रहे हैं, जो हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। अब ओजोन, अगर ओजोन की बात करें तो सिंपल सा है कि ओजोन तो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में थोड़ी होती है। तो ये देखिए, इट इज अ लार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑब्वियसली ये ग्रीन हाउस के लिए वो होती है। ओजोन इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द atmosphere found between 10 and 50 किलोमीटर द अर्थ सरफेस इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर को अगर हम लोग देखें, आगे डायग्राम है भी इसका, ऐसे होगा। तो सबसे नीचे वाली परत क्या होती है आपकी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे करके ये बनती है, ठीक है, मीसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। कहीं कहीं पे 4 दिए हुए लेयर्स हैं, और कहीं कहीं पर कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है आपसे, ओजोन का निर्माण क्षोभ मंडल में ना होकर समताप मंडल में होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जलवाष्प भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, इट कांट पॉसिबल, बिकॉज कि जब आप वाटर वेपर, जहाँ पर आप पानी गर्म करेंगे, वहां पर आपको जलवाष्प ज्यादा मिलेगा कि वो फैन के पास ऊपर ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपने एक भगोना लिया है या कोई भी पॉट लिया है, उसको रखा है और पानी गर्म करना स्टार्ट करा है, तो वो इस रेंज में ज्यादा मिलेगा कि इस रेंज में ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि ये वाटर वेपर यहाँ 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 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी मात्रा कम होती जाएगी। इसको आप पोलर की तरह देखिए और इसको आप इक्वेटर की तरह देखिए, तो आप समझेंगे कि जब वाटर वेपर क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, ना कि बढ़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे जलाइए, पानी रखिए, पानी उबालिए, फिर देखिए अपने हाथ के डिस्टेंस को बढ़ाते जाइए और देखते जाइए कि आपको वाटर वेपर के ड्रॉप और उसका हीट कहाँ तक सबसे ज्यादा रियलाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आई होप कि तीनों के तीनों आपको क्लियर होंगे। इसका मतलब है कि उपरोक्त में से सभी सभी के सभी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड ओपस्यू टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये अपोजिट लिखा हुआ है और ये अपोजिट कॉन्सेप्ट यूपीएससी में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। फिर ओजोन की अगर बात करेंगे कि ओजोन फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 10 to 50 किलोमीटर, नो मतलब राइट, बट ये ट्रोपोस्फीयर में ना होकर स्ट्रेटोस्फीयर में होगी। वाटर वेपर इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया है, चलिए, लेकिन अच्छे से आपने समझ लिया होगा।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगेन एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ और एटमॉस्फेयर टॉपिक आपका एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। मौसम और जलवायु में सभी परिवर्तन क्षोभ मंडल और संताप मंडल में ही होते हैं। अब ये सही है या ये गलत है, इसके बारे में बताइए कि ये सही है कि ये गलत है। हाँ, अभी आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ेंगे। आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों के प्रसारण में मदद करता है। मेसोस्फीयर में निचली 4 परतों में से न्यूनतम तापमान देखा गया है। सबसे न्यूनतम तापमान मेसोस्फीयर में, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं लेयर्स को, ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए ये एक्सोस्फीयर है, ये थर्मोपोज है, सॉरी थर्मोस्फीयर से, ये मीसोपोज है, ये मीसोस्फीयर से। अच्छा इस चीज को एक बार आप लोग समझ लीजिए, ये वाला जो है ये डायग्राम ये है क्या, ये सबसे निचली लेयर है। अभी हमने देखा था कि 10 से 50 के बीच में, अब देखिए खुद ही आपको पता चल रहा है कि 10 से 50 के बीच में क्या ट्रोपोस्फीयर है? नहीं है, ओजोन है, ये फैक्ट है, ठीक है। O3 तो मिलेगा आपको, ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट तो मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं वो बेल्ट उसमें ना आकर उसके नीचे आती है, यानी ट्रोपोस्फीयर कहाँ आती है? 0 से 10 के बीच में आती है। कई बार क्वेश्चन पूछे, 2018 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर को क्या करना था? सीक्वेंस में लगाना था, ठीक है। याद रखिएगा TSMMS, ठीक है, सॉरी TSMTS, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिए ये टेम्परेचर गिर रहा है, यहाँ पे देखिए ये 0 से 10, 0 से 10 क्या है आपका? ट्रोपोस्फीयर है। 10 से 50 क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फीयर है। 50 से 80 आपका मेसोस्फीयर है, और 80 से 400 आपका थर्मोस्फीयर है, ठीक है। और 400 से ऊपर जिसको बाहर मंडल बोला जाता है वो सबसे बाहर का मंडल होता है। अब इसमें सबसे मेन बात क्या देखनी है आपको? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो अलग करती है उस लाइन को क्या बोला जाता है? ट्रोपोपॉज बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो अलग करती है उसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को जो अलग बोलती है उसको मेसोपोज बोला जाता है। और एक्सो और इसको जो करती है यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन उसको थर्मोपोज बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। इसका सीक्वेंस देख लीजिए, पहले वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। अब हमने इन्वायरमेंट वगैरह की घटना की बात कर रहे हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर आउट ऑफ द ऑफ लोअर 4 लेयर्स इन ऑब्जर्व इन द मेसोस्फीयर पॉसिबल है क्या? चलिए देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखा ना कि जैसे 10 से 50, 0 से 10, 10 से 50, 50 से 80 और 80 से 400 तक था। तो द कॉलम ऑफ टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे किसी राइटर्स वगैरह की, तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये जो 5 डिफरेंट लेयर आपको इसमें भी दिखती है, कहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर ये 4 ही दी हुई होती है। दे आर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो, मीसो, थर्मो एंड एक्सपो। ये कौन कौन सी हैं? ये हमने देख लिया कि संताप मंडल, बाह्य मंडल और क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, ठीक है। और आयन मंडल, थर्मोस्फीयर को आयन मंडल बोलते हैं और एक्सोस्फीयर को बाह्य मंडल बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्षोभ मंडल। तो इसमें अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, देखा था 0 से 10 के बीच में पाई जाती। तब दैट troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer and extended to a height of 8 kilometer near to pole, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये होती है, और भूमध्य रेखा पर लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो भूमध्य रेखा कहाँ पर है हमारी? भूमध्य रेखा जो इक्वेटर के पास होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। अंडरलाइन करिएगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये क्या है? सबसे नीचे की परत है, ठीक है, क्षोभ मंडल। और यहाँ पर क्या होगा आपका?
और क्षोभ मंडल कहाँ होगी, इक्वेटर के पास होगी। और ये क्या करेगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर इसकी मोटाई देखी जाती है, क्योंकि तीव्र संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इस परत में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी इंसोलेशन ज्यादा होगा वहां पर वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और जहां पर वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्लाउड बनेंगे। जब क्लाउड बनेंगे तो उसे क्लाउड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कैसे बनेंगे और कैसे वो वर्षा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जलवायु और मौसम में भी सभी परिवर्तन इसी परत में होते हैं, ना कि समताप मंडल में। तो पहले स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होगा गाइस, सबसे ज्यादा ये यहाँ पर होगा। ठीक है, समताप मंडल में नहीं, ये ट्रोपोस्फीयर में होगा। क्लियर है ये बात, ट्रोपोस्फीयर में होगा। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर ओनली एंड नॉट इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होगा, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो हमने देखा था कि मौसम और जलवायु में सभी परिवर्तन क्षोभ मंडल और संताप मंडल में ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो एक हमारा सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी देख लीजिएगा, एक सही का मतलब क्या हो गया कि ये वाला अपने आप गलत हो गया। ठीक है, अब हमारी फाइट किसमें है, ए और सी के बीच में और डी के बीच में। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। फिर कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर इज दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो 1 सेंटी जो होगा आपका सेंटीग्रेड, वो कितने पे जाके कम हो जाएगा, 165 मीटर की हाइट पर कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर गिरता है, पता होगा आप लोगों को। तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। इस परत में तापमान प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। यह सभी जैविक गतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ पॉसिबिलिटी आपकी इसी में होती है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली रेखा को क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल, यानी ये गलत लिखा है, क्षोभ मंडल नहीं कहते हैं, पोज बोलते हैं। ठीक है, टॉपोपोज बोलते हैं, टॉपोपोज बोलते हैं। टॉपोपोज पर हवा का तापमान भूमध्य रेखा पर 0 से 800 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर 0 से 40 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी ऊपर जाने पर कॉन्टिन्यूअस कम होता जाएगा, तो यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसीलिए इसे टॉपोपोज कहा जाता है। ठीक है, पोज माने स्थित हो जाना। तो अब इसमें आंसर क्या निकला, हमारा आंसर हमारा इसमें निकला डी। पूछा क्या गया था, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें कुछ गलत तो हो गया है गाइस, एक्चुअली मैंने पीडीएफ बनाया नहीं है। वायुमंडल की संरचना के बारे में कथन, मौसम और जलवायु में सभी परिवर्तन क्षोभमंडल में होते हैं, एक सही है। ठीक है, तो एक वाले पकड़ के चलिएगा। आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों के प्रसारण में मदद करता है। मेसोस्फीयर में निचली 4 परतों में से न्यूनतम तापमान है। अभी हमने आगे वाले पढ़ा नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। तो द स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर से स्टार्ट हो जाएगा। समताप मंडल के समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। हमने देखा था द ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। वन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इज कंटेन द ओजोन लेयर। तो ये क्या करती है, यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, दिस लेयर ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शीट्स लाइट ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फ्रॉम द एनर्जी। तो ये क्या करती है, यह अल्ट्रावायलेट विकिरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, और यह पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक रूप से बचाती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उसको वहां पर रोक लेती है, उसको बचाती है। ठीक है, सिंपल सा है। अब बात करते हैं हम लोग मेसोस्फीयर की। तो द मेसोस्फीयर लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, मेसोस्फीयर समताप मंडल के ऊपर से, तो जो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है, हमने भी देखा था। इस परत में एक बार फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, मेसोस्फीयर की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। थर्मोस्फीयर पर आगे हम लोग तो आयनोस्फीयर पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयनोस्फीयर मेसोपोज से 80 से 40 किलोमीटर के बीच में होता है, ये तो सही है।
इसमें विद्युत अवशेषित कण कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज द आयनो, ठीक है, जिन्हें आयन कहा जाता है और इसीलिए एंड इनहेंस इस आयन मंडल के रूप में माना जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है या तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। लास्ट बचा है क्या, थर्मोस्फेयर के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फेयर माना जाता है। कुछ भी इसमें क्या होगा आपका, this is highest layer but very little is known about it. Whatever content are there, these extremely rarefied in their layers and these are gradually merges with the outer space. तो ये क्या करती है, जो कुछ भी सामग्री जो परत में अत्यंत दुर्लभ है और यह धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। मतलब कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करना कम करने लगता है और ये नीचे की तरफ के बजाय ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। शिफ्ट होने का मतलब है ना कि मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसमें कुछ गलत दिया है, इसमें मुझे लग रहा है कि इसका हम आपको बताएंगे। जैसे कि आयन मंडल रेडियो तरंगों को बताने में मदद करती है, ये सही है। मेसोस्फीयर में निश्चित चार्ज परतों से न्यूनतम तापमान मिलता है, ये भी सही। मौसम और जलवायु में, इसमें सभी होगा, इसमें बी नहीं, इसमें डी आंसर होगा, ठीक है। ये चारों लेयर थी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सेम। पॉसिबल ही नहीं है, पृथ्वी के विभिन्न भागों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा सामान्य होती है, बिल्कुल नहीं। पानी और चट्टान में अगर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो कैसा होगा, आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं। दाब अंतर के कारण ऊष्मा का पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण होता है, तो द प्रेशर डिफरेंस लीड टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अदर टू द अदर। तो ये देखते हैं, वैसे आइए, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। सिंपल सी चीज है कि जितनी भी अर्थ को एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो सन से मिल रही है। द अर्थ इज सन रेडिएट बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। तो इसके सारे जो है बदले में पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। और ये अगर ये भेजते, वही वाली बात है ना कि आने और जाने का अगर प्रोसेस बैलेंस रहे, 1 आया है 1 जाए, 10 आया है तो 10 जाए, तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से ये चीज देखने को मिलती है गाइस, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग उसका रिजल्ट है। तो नतीजतन पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही वो समय के साथ ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड कर रही है, अर्थ है, तो हमें अर्थ के ऊपर अगर सोलर रेडिएशन है तो हमें हीट फील हो रहा है, अगर नहीं है तो हमें कूलिंग फील हो रही है। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नॉट अ सेम। बिल्कुल भी सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। दिस वेरिएंस कॉजेस प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। जो क्या कर रहा है, अब वाटर पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा लेकिन लैंड के ऊपर हीटिंग ज्यादा होगी। और जब वो लैंड के ऊपर से, सपोज दैट ये आपका क्या है, ये डायग्राम आप लोग बनाना सीख लीजिए, मुझे से नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये सी लेवल है, ये आपकी लैंड है और ये आपका सी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हवा चलेगी लैंड की तरफ, मान लो कि ये क्या है, सनरेज पड़ रहे हैं, और ये वाली हवा अगर चल रही है आपकी, यहाँ पे देखिएगा, ये सी लेवल है आपका और ये आपका सी है, ठीक। और ये क्या है आपका सी लेवल, ये क्या है लेथोस्फीयर और ये क्या है स्टेनोस्फीयर, ठीक है। मतलब कि ये सागर और ये जमीन, इतना तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये सन है, तो सन का रेडिएशन अगर यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और ये एयर क्या करेगी, इसको कंटेन कर लेगी अपने साथ और बहती बहती लैंड पर आएगी। और यहाँ पे सपोज दैट कि ये माउंटेन है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्षा कर देगी और यहाँ के शैडो जोन पे वर्षा नहीं होगी। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है नीलगिरी पहाड़ियों को लेकर गाइस, कि उसके पश्चिमी तट पर तो वर्षा हो रही है लेकिन उसके पूर्वी तट पे वर्षा नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो क्यों पूछा गया है? अगर ये स्टेटमेंट सही है, आपका 8 और 9 चैप्टर की जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर ये स्टेटमेंट सही है आपका कि इक्वली डिवीजन है हीट का,
तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लग रहा है गाइस, तो इस बात को समझिए कि यहाँ से क्या होगा, हवा आई और यहाँ से उठी, बादल बनता और खूब बरसी यहाँ पे, लेकिन जब बादल यहाँ तक पहुंचा तो वर्षा कम होती जो यहाँ तक बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, सिस्टम थोड़ा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब इक्वल डिवीजन नहीं था। ठीक, लेकिन यहाँ से जो एयर थी वो यहाँ पे जो हीट सन की मिली ये ड्राई थी, यहाँ पे मॉइस्चर था और यहाँ पे ड्राइनेस थी। तो जब ये यहाँ से इधर जाएगी तो ये यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेगी क्योंकि ये ड्राई होगी। सपोज दैट कि ये कपड़ा आपने लिया वो सूखा था और पानी में डाला वो गीला हो गया, तो वो जो कपड़ा था उसको आप ड्राई एयर मानिए, और जब वो ओशन के ऊपर से मूव करेगी तो वो वहां के कंटेंट को ले लेगी। जैसे कि आपने बाल्टी में कपड़े को डाला, उसने सब कंटेंट कर लिया, पानी जितना था उसने भर दिया, और फिर आप उसको जहां ले जाकर निचोड़ेंगे वो पूरा पानी निकलेगा। तो उसी तरह से यहाँ से क्या हुआ, फिर आपको यहाँ पे टोपोलॉजी लैंड की थी और यहाँ पे कोई आपको माउंटेन मिल गया, तो फिर ये इधर गई तो यहाँ के ये इसके ईस्ट पार्ट पे बरस गई और यहाँ का वेस्ट पार्ट ड्राई रह गया, और यहाँ पे ये इसके वेस्ट पार्ट में वर्षा करा और ईस्ट पार्ट इसका ड्राई रह गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो द वेरियस प्रोसेस प्रेशर डिफरेंस, तो सिंपल सी बात है कि ये प्रेशर डिफरेंट बनेंगे ही बनेंगे, और ये प्रेशर बनेगा ही बनेगा, चाहे मॉइस्ट एयर का बने चाहे ड्राई एयर का बने, यानी चाहे लो प्रेशर बेल्ट बने और चाहे हाई प्रेशर बेल्ट बने, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दिस लीड टू ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय विंड। मैंने वही बात कही ना कि विंड के थ्रू वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा था, पृथ्वी के विभिन्न भागों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा समान होती है, हो ही नहीं सकती। ओशन और लैंड में डिफरेंस आएगा, टोपोलॉजी में डिफरेंस आएगा, वाटर बॉडी होगी, ग्रीनरी होगी आपकी, माउंटेन होगा, प्लेटू होगा, सब जगह पे डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वरना अगर हम लोग बात करें तो साउथ में पानी जो बरसता है मतलब रेनफॉल, वेस्ट में जो आपका मिलता है, क्या मिलता है आपको, वेस्ट में डेजर्ट्स मिलते हैं लेकिन ईस्ट में ग्रीनरी मिलती है, और नॉर्थ में आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आप खुद समझ लीजिए कि पूरे भारत को अगर हम देखें तो 5 जोन में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, और अगर ये इंसोलेशन इक्वल होता तो ये चीजें ना होती। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सूर्यताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसोलेशन। इट इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आने वाले सौर विकिरण के माध्यम से पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, और आने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव लेंथ। चलिए इसको भी देखते हैं। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंगों से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आते हैं वो शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं, जो जाते हैं वो लॉन्ग वेव के रूप में जाते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाले सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सौरताप कहते हैं। दोनों आंसर बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा समझाने वाला नहीं था, पहले हमने डिस्कस कर लिया। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इवोल्यूशन अराउंड द सन। अब बात क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान, मतलब 6th क्लास के एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि क्या है, सूर्य के चारों ओर, तो ये क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक, सही बनता है। ये अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें, ठीक, ये अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियस यहाँ पर आपका क्या होगा, सन होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी अर्थ होगी, यहाँ पे आपका सन होगा। ठीक, तो ये अगर परिक्रमण या रोटेशनल देखें तो अर्थ क्या होगी, एक टाइम पर यहाँ होगी, एक टाइम पर यहाँ होगी, एक टाइम पर यहाँ, एक टाइम पर यहाँ, एक टाइम पर यहाँ। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये एक टाइम पर यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इसकी दूरी की बात करें तो जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इंसोलेशन कम होगा। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो इंसोलेशन यहाँ पे ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, आपने एक टॉर्च जलाया,
सपोज दैट ये आपके पास एक टॉर्च था, आपने इस टॉर्च को जला लिया, ठीक है, तो इसका जो रेडिएशन था वो कहाँ तक ज्यादा होगा, आप खुद बताइए ना, यहाँ तक ज्यादा होगा कि यहाँ तक ज्यादा होगा कि इसके फर्दर इसके आगे जो पोजीशन बनेगी वहां पे ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है कि इसका रेडिएशन यहाँ ज्यादा होगा और ज्यादा जाएगा तो कम होता जाएगा, और ज्यादा जाएगा कम होता जाएगा। इसीलिए एक क्या होता है, एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज तक ही होगा। तो सन को अगर हम उसकी तरह देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका इंसोलेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर इसका इंसोलेशन ज्यादा होगा। इसीलिए जब बात की जाती है कहाँ पे, बात जब होती है यहाँ पर ऐसे करके, तो ये जो हमारा जो साउथ हेमिस्फीयर है और इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर अगर बोले अर्थ के, तो जब सन हमारे यहाँ पर होता है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ज्यादा हो जाएगा, हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करने की, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है और इस स्थिति को परिहेलियन कहा जाता है। सही है कि गलत है? एपीहेलियन और पेरीहेलियन दो सिचुएशन बनती हैं, एक में पृथ्वी जो सन के पास होती है और एक में पृथ्वी सन से दूर होती है। तो ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अबाउट द सन द अर्थ इज furthest from the sun on 4 July and the position is called perihelion. Alternatively, 3rd January, the earth is nearest to the sun and the position is called the aphelion. देखिए वही बात पूछी हुई है, फिर है कि पृथ्वी को 4 जुलाई को प्राप्त ऊर्जा 3 जनवरी को प्राप्त ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसके लिए एक डायग्राम है, इसमें बना नहीं है, वह सिंपल सा है कि देखिए ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन पृथ्वी जब घूमती है ना, ये सन है और पृथ्वी जब इसके चारों ओर घूमना शुरू करती है ना, इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन जो बनती है, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन 150 मिलियन किलोमीटर ऑन जुलाई, ठीक है। तो सभी गलत हैं क्योंकि एपीहेलियन की स्थिति पेरीहेलियन पर, पेरीहेलियन के एपीहेलियन पर है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान, ये क्रांति नहीं, परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, यानी 152 मिलियन किलोमीटर। 4 जुलाई को पृथ्वी सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, ठीक है, और इसको एपीहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 147 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को पेरीहेलियन कहा जाता है। अतः पृथ्वी को 3 जनवरी को प्राप्त वार्षिक सौरताप 4 जुलाई को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम बिना डायग्राम के आपको समझा नहीं पाएंगे, तो कल की क्लास में हम इसको आपसे डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए। देखिए बनाने को तो हम भी बना सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग अगर वैसे समझ लो तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए सिंपल सा थोड़ा सा हम आपको बना के बता देते हैं कि एक ये पूरा बनेगा, ठीक है, उसमें ये आपका ये सन होगा, ठीक है, ये सन होगा आपका, जिसमें पृथ्वी एक बार यहाँ होती है, एक बार यहाँ होती है, एक बार यहाँ होती है और एक बार अर्थ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो स्थिति बनती है ना, इसमें 4 कंडीशन बनती है, सितंबर की बनेगी, जून की बनेगी, जुलाई की बनेगी और दिसंबर की बनेगी, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि जब पृथ्वी सबसे पास होती है, जब पृथ्वी नॉर्थ हेमिस्फीयर में चली जाती है, ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, और उसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ही पूरी की पूरी पलट जाती है, ठीक है। अब ये डायग्राम तो मैंने बना दिया, लेकिन इसको हम क्लियर कल करेंगे, कल की क्लास में हम इसको पूरा डिस्कस कर देंगे गाइस। आज हम लोग इसको समझते हैं कि पृथ्वी का घूमना, सूर्य की विकिरणों के झुकाव का कोण, दिन की लंबाई, वातावरण की पारदर्शिता। तो इसमें क्या, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएशंस इन अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसोलेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्यतप्त की मात्रा और तीव्रता में परिवर्तन में योगदान देता है? तो इसमें सिंपल से वातावरण की पारदर्शिता, दिन की लंबाई, सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, पृथ्वी का घूमना, इसमें तो क्या होगा, इसमें सभी होगा, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि जो इसमें भी डायग्राम नहीं है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, ये अर्थ है
और ये अपने एक्सेस पर क्या है, झुकी हुई है, आपको पता है, ठीक है। ये क्या है, अपने एक्सेस पर झुकी हुई होती है। और जब ये अपने एक्सेस पे झुकी हुई होती है तो ये ऐसे होती है कुछ। अब देखिए डायग्राम मुझसे सही बनेगा नहीं, तो ये हम आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिए अभी। ये क्या है, पृथ्वी की सतह पर सौरताप की परिवर्तनशीलता, सौरताप की मात्रा और तीव्रता एक दिन में, एक मौसम में और एक वर्ष में बदलती रहती है। हमें पता है कि हमारे में 365 दिन अलग, हर दिन एक अलग अलग टेम्परेचर का और अलग अलग टाइम का होता है, ठीक है। सौरताप में इन विभिन्नताओं का कारण बनने वाले कारक कौन कौन से हैं, अगर इसमें कॉजेस की बात करें तो अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूमना, अगर ये है, अगर ये इसका एक्सेस और ये अगर ऐसे घूमेगी तो कभी एक बार ये सन के पास आएगी और एक बार ये सन से दूर जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसी हैं, उनको भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। सूर्य की किरणें ऐसे आती हैं, ये देखिए। तो ये अलग अलग पर इनका ना झुकाव अलग अलग होता है, क्योंकि ये यहाँ से निकलती हैं और सब तरफ फैलती हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। सूर्य की किरणों के झुकाव का दिन की लंबाई, आपको पता है कि गर्मियों के दिन लंबे और जाड़ों के दिन छोटे होते हैं, और हर दिन एक एक मिनट, दो दो सेकंड करके कुछ मिनट्स में ये डिफरेंस आता जाता है। वातावरण की पारदर्शिता, ऑब्वियसली कि अगर हमारा जो धूल भरे बादल बादल अगर कम होंगे तो इंसोलेशन ज्यादा आ जाएगा, और अगर वो ज्यादा होंगे तो वो कम आएगा। पहले पहलू के संदर्भ में भूमि का विन्यास, और पृथ्वी क्या है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इज टर्म्ड इन द आस्पेक्ट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूरे थ्योरी दिया हुआ है कि अपने एक्सेस पर होती है, कोड बनाती है। ये इसका भी डायग्राम मैंने दिया नहीं, कल जब हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हम इसको भी 2 डायग्राम मेंशन करके इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट डायग्राम ये थ्योरी ही लगेगी, आपको समझ में अच्छे से कुछ नहीं आएगा। चालन तब होता है जब क्या है, कथनों पर विचार करना। चालन तब होता है जब समान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालक महत्वपूर्ण होते हैं। ये बताना है सही है कि गलत है। तो इसमें जो पहला वाला गलत है कि असमान तापमान वाले पिंडों के बीच चालन होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, चालन तब होता है जब समान, मतलब एक चीज बताइए मुझे, सिंपल सी है कि बर्फ और बर्फ अगर एक साथ निकालेंगे तो वो मेल्ट भी तो एक साथ ही होगी ना, तो उनमें कैसे कंट्राडिक्टिव वाला कुछ होगा। तापमान वाले पिंडों के बीच में चालन होगा, ठीक है। कोई गर्म होगा, कोई ठंडा होगा, ठीक है। दो बर्फ को एक साथ रखिए, वो धीमी गति से आराम से चलेंगी, लेकिन आगे के पास बर्फ को रखिए, वो अलग अलग टेम्परेचर है दोनों का, वो बहुत तेजी से गलेगी, ठीक है। पृथ्वी सौरता के द्वारा गर्म होने के बाद ऊष्मा को पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय परतों तक दीर्घ रूप में संचालित करती है। भूमि के संपर्क में आने वाली हवा धीरे धीरे गर्म होती जाती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसे चालन की स्थिति कब आपकी पैदा होगी, जब आपके इन्वायरमेंट में जो है हीटिंग पैदा होगी। ये मैंने भी अभी आपको पहले समझाया था। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंचाई, अक्षांश, समुद्र से दूरी, गर्म ठंडे निम्नलिखित कथनों में से कौन कारण तापमान के लिए, तो ऑब्वियसली लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ओशन करंट, ये सबके सब जो क्या होती हैं, सब तापमान के वितरण में, टेम्परेचर में, ये सब सही है। देखिए गाइस, ये डायग्राम है आपका इंसुलेशन का। ये क्या है, 23 डिग्री, ये 23 डिग्री, ये इक्वेटर, ये फ्रीज जोन, और ये भी फ्रीज जोन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये पूरी कंडीशन दी हुई है आपकी, लेकिन मैंने जो 2 डायग्राम आपको बताए हैं कल करवाने के लिए, अगर वो आपने नहीं समझे हैं तो ये वाला भी समझ में उतना अच्छे से आना है नहीं। बस ये है कि ये वाली चीज जो मैंने बोली है ना, ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि मैंने आपको ये चीज अभी बताई थी कि स्पेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर के जो टोपोलॉजी है उसमें जब इंफॉर्मेशन आता है तो उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वो डिफरेंस क्रिएट होता है तो ओशन से लैंड के ऊपर चलने वाली जो एयर्स होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो वो वर्षा बनती है। और जब लैंड से ओशन की तरफ जो आती है विंड्स हमारी, वो ड्राई होती है, तो वो मॉइस्चर कंटेन करती है और उसके बाद जाके वर्षा करती है, ठीक है। और जहाँ जो फेस माउंटेन का, प्लेटू का, फॉरेस्ट का जो फेस उसके सामने आता है वो पहले वहां पे बरसती है, कम हो जाती है, और आगे जाते 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 टेम्परेचर उसका, सॉरी, जो डेंसिटी होती है ना रेन की, रेन डेंसिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
तापमान, वायुमंडल, पृथ्वी की सतह पर, ये सारी चीजें दी हुई है इसमें, लेकिन वो जो कल हम दो करवाएंगे आपको, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। समतापी के बारे में कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोथर्म्स, ठीक है। दे आर द लाइन ज्वाइंट प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, वे समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। द एक्सपीरियंस मोस्ट डेविएशन इन जनवरी देन जुलाई, स्पेशली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके बारे में देखते हैं। समताप रेखाएं समताप रेखाएं सामान्य तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तो द आइसोथर्म्स आर लाइंस ज्वाइंट प्लेस हैविंग इक्वल, एक मिनट इसके बाद ये क्या था, वे सामान्य तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। तो वे सामान्य तापमान वाले स्थानों को नहीं, वो सामान्य रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। सामान्य तौर पर तापमान पर अक्षांश का प्रभाव अच्छी तरह से स्पष्ट होता है, क्योंकि एंजियोटर्म आमतौर पर अक्षांश के समांतर होते हैं, ठीक है। इस समान प्रवृत्ति से विचलन जुलाई की तुलना में जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में। ये भी आपको तभी समझ में आएगा, एक्चुअली गाइस ये मैंने बनाया नहीं था, इसमें दो डायग्राम में से सॉरी टू से, बट इसको हम लोग कल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप विजुअली डायग्राम नहीं देखेंगे, ज्योग्राफी में अगर आपने मैप नहीं देखा है, डायग्राम्स नहीं देखे हैं, लोकेशंस नहीं देखी है, लैटोस्फीयर नहीं पता है, स्टेनोस्फीयर नहीं पता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है, उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता है, कितने पे टाइम चेंज होता है, ये नहीं पता है, तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तापमान व्यतिकरण, टेम्परेचर इन्वर्सन। यह वह घटना है जिसमें सतह के पास के वातावरण का तापमान उसके ऊपर की परतों की तुलना में कम हो जाता है, सही है या गलत है। देखिए, तापमान का व्यतिक्रमण, आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ये हमने पहले भी बात की थी, इसे सामान्य चूक दर कहा जाता है। कई बार स्थितियां उलट जाती हैं और समान चूक दर उल्टी हो जाती है, इसे तापमान का व्यतिक्रमण कहते हैं। साफ आसमान और शांत हवा के साथ लंबी सर्दियों की रात उलटने के लिए आदर्श स्थिति होती है, ठीक है। रात के समय दिन की गर्मी विकृत होती है और सुबह के समय में पृथ्वी ऊपर की हवा की तुलना में ठंडी होती है, ऊपरी हवा की तुलना में ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष तापमान का व्यतिक्रमण सामान्य रहता है और भूतल उल्टा वातावरण की निचली सतहों में स्थिति को बढ़ावा देता है। अब ये देखिए, टेम्परेचर इन्वर्शन, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एयर आपकी वार्म है, कूलर हुई और फिर कूल हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वो उल्टा घूम जाएगी और नीचे हो जाएगी। तभी आपने देखा है कि रात के समय में मौसम ठंडा और दिन के समय में मौसम गर्म रहता है, ठीक है। धुआं और धूल के कारण, मैंने पहले भी बोला है कि CO2 इसका मेन कारण होता है। जब आपकी एयर है और जब वो ऊपर उसको जाने ही नहीं देगा तो ये नीचे ही रोक लेगा, ठीक है। तो धूल और धुआं के कण व्यतिक्रमण परत के नीचे एकत्र हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, उसके नीचे एकत्र हो जाते हैं और क्षैतिज रूप से फैलकर वायुमंडल के निचले स्तर को भर देते हैं। सुबह के समय घना कोहरा आम बात है, खासकर सर्दियों के मौसम में यह उल्टा आमतौर पर कुछ घंटों तक रहता है, जब तक कि सूरज नहीं आ जाता और जीव पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। जीव गलत लिखा है कुछ गाइस। स्मोक एंड द डस्ट पार्टिकल्स गैस कैंसर। अब देखिए, ये सारी बातों में मत जाइए, सिंपल सी बात ये समझिए कि जब सन आता है आपका, क्वेश्चन है हमारा गाइस, तापमान व्यतिक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वह घटना है जिसमें सतह के पास के वातावरण का तापमान उसके ऊपर के परतों की तुलना में कम हो जाता है। कम नहीं होगा, बादल छाए रहने के साथ लंबी सर्दियों की रातें तापमान उलटने के लिए आदर्श स्थिति है। तो सर्दियों में ये उलट जाता है, यह वायुमंडल के निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें, एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से जो क्लास लेने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए,
मैंने अभी आपको ये स्टार्टिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। ये वाला जो हम लोगों ने बात की थी, तो ये क्या है आपका ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमने देखा था ये 0 से जो 10 वाली लेयर है, ये जो हमारी ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम सारी की सारी घटनाएं होती हैं, मैक्सिमम 90% घटनाएं आती यहीं पर घटती हैं, ठीक। कई बार स्थिति उलट जाती है। जब स्थिति उलट जाएगी तो कुछ उल्टी हुई चीज को ही क्या बोला जाएगा, ठीक है, विक्रमण बोला जाएगा, विक्रमण। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसे तापमान का विक्रमण कहते हैं। ये होता कैसे है, जब डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एयर में आ जाते हैं तो वो क्लाउड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो क्लाउड जब बनने लगता है तो उस सिचुएशन में ये उलट जाता है, ठीक है। तो कई बार स्थितियां उलट जाती है, सामान्य कदर उल्टी हो जाती है। इस तापमान का विक्रमण कहते हैं। जब सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, साफ आसमान और साफ हवा के साथ लंबी सर्दियों की रातें उलटने के लिए आदर्श स्थिति है। रात के समय दिन की गर्मी विचरित होती है और सुबह के समय में पृथ्वी ऊपर की हवा की तुलना में ठंडी होती है। पृथ्वी ऊपर की इसमें जो बता रहे हैं ये कि सुबह के समय में, तो आप लोग खुद जानते हैं कि आप लोग जब सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे के टाइम में, तो मौसम बहुत ही एडजस्टेबल होता है कि ठीक है हाँ बहुत ठंडा फील हो रहा है। लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ता जाता है, इंसोलेशन आना स्टार्ट हो जाता है, हीटिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो ये उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो सारे के सारे चार्ज हो जाते हैं और ज्यादा हीटिंग बढ़ जाती है। और आपने तो देखा होगा कि हमारे आसपास रखा हुआ सामान रात में जो ठंडा होता है, धूप के कांटेक्ट में आने पे हमारे घर की वॉल्स भी क्या बहुत ज्यादा हीट कर जाती है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान का विक्रमण समान रहता है क्योंकि पोलर पर इंसोलेशन बहुत ही निम्न होता है। भूतल उल्टा वातावरण की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है गाइस, ये हमें देखने को कहाँ पे मिलता है, ये हमारा इक्वेटर के पास या स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना रखते हैं। सॉरी टू से बहुत अच्छे से हम आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाए चीजों को, बट नॉट एन इशू। 2 डायग्राम के साथ कल ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन फिर से हम आपके साथ रिवीजन करके तब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो 2 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इस नोट में थे नहीं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी हम लोग इसको कल देखते हैं, ठीक है गाइस, बाय।